क्या कभी आपने सिर्फ इसलिए अपराध बोध महसूस किया है क्योंकि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप लकी हैं? लकी कि आपके ऊपर कभी बम नहीं गिरा, लकी कि आपके घर में आज रात खाना बना है, लकी कि आप चैन की नींद सो सकते हैं, ये जाने बिना कि कल किसे खो दोगे। हम में से कई लोग धन्यवाद कहना जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शुक्रगुजारी को भी गुनाह की तरह महसूस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, एक ऐसा मंच जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें महसूस करते हैं, जीते हैं। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ज़ारा चौधरी की दिल को छू लेने वाली कहानी, द लकी वंस की। एक ऐसी कहानी जो चीखती नहीं, बस चुपचाप आपके सीने में उतरती है और वहां एक जगह बना लेती है जो अक्सर खाली रह जाती है। इस कहानी की नायिका कोई परफेक्ट हीरोइन नहीं है, वो बस एक लड़की है जो एक ऐसे पिता की बेटी है जो जंग से बचकर लौटे हैं, लेकिन जंग अब भी उनकी आंखों में है। वो लड़ती नहीं, लेकिन लड़ाई की थकान उसके घर की दीवारों में महसूस होती है। वो लड़की आज़ाद है, उसके पास विकल्प है, सपने हैं, लेकिन इसी आज़ादी के साथ आता है गिल्ट कि वो बच गई और कुछ लोग नहीं। इस कहानी की सबसे खास बात है साइलेंस। यहाँ शब्दों से ज्यादा असर करती है खामोशियाँ। वो पल जब पिता जवाब नहीं देते, वो फोटो जो कभी समझ नहीं आई, वो बातें जो अधूरी रह गईं। और इन्हीं अधूरी बातों से बनता है एक बेटी की इमोशनल वर्ल्ड। ज़ारा की कहानी हमें याद दिलाती है कि ट्रॉमा सिर्फ वो नहीं होता जो किसी के साथ हुआ हो, बल्कि कभी कभी वो दर्द भी होता है जो हमें विरासत में मिलता है। वो यादें जो हमारी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी सांसों में बसी है। आने वाले कुछ मिनटों में हम इस कहानी के 10 गहरे अनुभवों और लर्निंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। कैसे प्रिविलेज भी एक बोझ बन जाता है, कैसे मेमोरी गैप्स हमें इनकम्प्लीट महसूस कराते हैं, कैसे वो सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि पीढ़ियों तक बहता दर्द है, और कैसे एम्पैथी होना अक्सर सबसे भारी एहसास बन जाता है। तो अगर आप तैयार हैं, आइए मेरे साथ कुछ देर इस चुप्पी में बैठिए, जहां शब्द नहीं, बस एहसास बोलते हैं। कभी कभी कहानियां हमारे बारे में नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें बदल देती है। जब प्रिविलेज भी एक बोझ बन जाता है, मैं बच गई, और यही सबसे भारी बोझ है। ज़ारा अक्सर यही सोचती थी जब वो अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर शाम की हवा को महसूस करती थी। बाहर की दुनिया हंस रही होती थी, लेकिन उसके भीतर कुछ थमसा गया था, कुछ ऐसा जो न तो टूटा था, नहीं जुड़ पाया था। उसका कमरा सुरक्षित था, दरवाजा बंद करने पर एक दुनिया छूट जाती थी, लेकिन असली सवाल ये था कि वो किस दुनिया से बच रही थी। उसके पिता, एक युद्धजीवी सैनिक, अब भी हर रात नींद में चौंक जाते थे। आंखें खुली होती थी, लेकिन जहन किसी और समय में फंसा रहता। कभी कभी वो ज़ारा को पहचानते नहीं थे, और ज़ारा, वो सिर्फ खड़ी रहती, चुपचाप, क्योंकि उसके पास उस दर्द का कोई इलाज नहीं था, और न ही उसे समझने का कोई अधिकार महसूस होता था। वो कहती है, मैं लकी हूँ, पर ये लक मुझे हल्का नहीं, भारी बनाता है। वो कॉलेज जा सकती थी, दोस्त बना सकती थी, इंस्टाग्राम पर हंस सकती थी, लेकिन जब वो घर लौटती, अपने पिता की खाली आंखों को देखती, उसे लगता जैसे उसकी मुस्कान किसी और की दुखती नस पर रखा गया हाथ है। वो खुद को प्रिविलेज्ड मानती थी, और इसी वजह से खुद से नफरत भी करने लगी थी। उसने कुछ खोया नहीं था, लेकिन सब कुछ खो देने वालों के बीच जी रही थी। क्या मेरी हंसी गलत है? क्या मेरा सुख किसी और के दुख का अपमान है? ये सवाल उसकी नींद में आते, और जवाब कभी नहीं आते। उसके पिता के पास कहने को कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, जिस पर कभी धूल जम जाती, कभी आंसू। ज़ारा के लिए वो तस्वीर एक पहेली थी। वो नहीं जानती थी कि उसके पिता ने क्या खोया, लेकिन उसने महसूस करना शुरू कर दिया था कि जो बच जाते हैं वो सिर्फ जीते नहीं, कई बार सिर्फ सहते हैं। प्रिविलेज उसके लिए फ्रीडम नहीं थी, वो एक इनविजिबल चेन थी, गिल्ट की,
साइलेंस की, इनहेरिटेड पेन की। और यही इस कहानी की पहली लर्निंग है। कभी कभी जो बच जाते हैं वो भी टूट जाते हैं, क्योंकि कुछ जंग बाहर लड़ी जाती है और कुछ अंदर। यादों की दरारें और अधूरी तस्वीरें। ज़ारा के घर में बहुत सी चीजें अधूरी थीं। जैसे उस कॉर्नर टेबल पर पड़ी डायरी, जिसमें उसके पिता ने कुछ पन्ने तो भरे थे पर आधे खाली छोड़ दिए थे। जैसे वो दीवार जहां एक तस्वीर कभी लटकती थी, अब वहां सिर्फ निशान बचा था। और जैसे उसके मन में वो सवाल, जिनका जवाब उसने कभी माँ से नहीं मांगा, क्योंकि माँ थी ही नहीं। ज़ारा की माँ, शायद इस कहानी का सबसे शांत किरदार। न कहीं जिक्र, न कोई शिकायत। ज़ारा को सिर्फ इतना पता था कि माँ अब इस घर में नहीं है। और जब उसने एक बार पूछा था क्यों, तो पिता ने सिर्फ इतना कहा था, वो थक गई थी। थक गई थी। कैसी थकावट थी वो, जिसे कोई नींद दूर नहीं कर सकी? ज़ारा नहीं जानती थी। उसका मन अक्सर अटक जाता था, उन अधूरी बातों में, उन छूटे हुए पन्नों में, और उन चीजों में जो कभी कहीं ही नहीं गईं। मेमोरी गैप्स, यादों की वो दरारें, जहां सच तो नहीं था, पर कल्पना ने घर बसा लिया था। वो सोचती थी, शायद माँ ने एक दिन हार मान ली होगी। शायद पिता कभी पहले जैसे नहीं रहे होंगे। शायद वो युद्ध सिर्फ बारूद की नहीं थी। शायद वो एक रोजमर्रा की चुप्पी थी, जो दीवारों से लेकर बर्तनों तक में बस गई थी। ज़ारा की यादों में सबसे ज्यादा जगह उन बातों ने ली थी, जो कभी बोली ही नहीं गईं। और यहीं से शुरू हुआ उसका एक आंतरिक संघर्ष। क्योंकि जब बचपन अधूरी बातों से भरा हो, तो इंसान पूरी जिंदगी एक मतलब खोजने में बिता देता है। वो कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ती थी, लोगों के दर्द को समझने की कोशिश करती थी। लेकिन खुद का दर्द, वो तो एक बंद दराज थी, जिसकी चाबी शायद कभी बनी ही नहीं। उसने एक बार अपने प्रोफेसर से पूछा था, क्या साइलेंस भी ट्रॉमा होता है? और जवाब मिला, साइलेंस सबसे गहरा ट्रॉमा होता है, क्योंकि वो कभी चीखता नहीं, बस अंदर घुटता है। ज़ारा को एहसास हुआ कि उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई यही है, उस अधूरेपन को स्वीकार करना, जो उसने खुद नहीं चुना, लेकिन उसे मिला। और यही इस कहानी की दूसरी लर्निंग है। कभी कभी सबसे ज्यादा डरावनी बातें वो होती है, जो कभी बोली ही नहीं जाती। और सबसे बड़ा हीलिंग तब शुरू होता है, जब हम उन चुप्पियों को पहचानना शुरू करते हैं। जब पिता की आंखें कुछ कहती थी, पर लब नहीं हिलते थे। ज़ारा अपने पिता से ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी, सिर्फ एक बार उनकी आंखों में ठहरी उस जंग को समझना। वो जानना चाहती थी कि उन्होंने क्या देखा, किसे खोया और क्या सहा। लेकिन उसके पिता ने कभी कुछ बताया नहीं, न उसके बचपन में, न जवानी में। बस एक चुप्पी थी, जो बरसों पुरानी थी। हर सुबह वो अखबार पढ़ते, अक्सर पहला पन्ना देखते ही किनारे रख देते। ज़ारा ने गौर किया, वो खबरें नहीं पढ़ते थे, जिनमें बम, गोली या युद्ध का जिक्र होता था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया, पापा, आप न्यूज़ क्यों नहीं देखते? उनका जवाब था, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ दोबारा सुनने से ही शरीर कांप उठता है। ज़ारा उस दिन देर तक सोचती रही। उसे समझ आया, वो जंग जो बाहर खत्म हो गई थी, अंदर अब भी चल रही थी। उसके पिता का PTSD, किताबों में पढ़ा था उसने ये शब्द, लेकिन असल जिंदगी में उसका मतलब उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक खांसी की आवाज, एक गिरती कुर्सी, या अचानक बुझती लाइट। ये छोटी छोटी बातें उसके पिता को किसी और समय में फेंक देती थी। और ज़ारा, वो हर बार बस यही सोचती थी, काश मैं उनके उस समय में पहुंच पाती और उन्हें वापस ला पाती। लेकिन ट्रॉमा एक ऐसा कमरा होता है, जिसका दरवाजा बाहर से खुलता ही नहीं। उसने कई बार कोशिश की, पूछा, पास बैठी, हाथ थामा, लेकिन उसके पिता का चेहरा वैसा ही रहा, पत्थर सा, शांत और थका हुआ। ज़ारा ने फिर लिखना शुरू किया, एक डायरी में अपने सवाल, अपनी भावनाएं। वो जानती थी,
जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन उसके अंदर जो घुटन थी वो अब पन्नों पर उतरने लगी थी। और यही उसने जाना, एम्पैथी सिर्फ समझने का नहीं, साथ जीने का नाम है। ज़ारा की कहानी का ये हिस्सा हमें सिखाता है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन पीढ़ियों तक बहते हैं। और कभी कभी किसी की खामोशी को महसूस करना सबसे बड़ा प्यार होता है। जब चुप्पी की दरार से रोशनी आने लगी, ज़ारा ने अब पूछना बंद कर दिया था। न वो माँ के बारे में पूछती, न पिता की नींद में आए चीखों के बारे में। पर एक चीज उसने करना शुरू किया, सुनना। सुबह का सन्नाटा, चाय का कप रखते वक्त की खनक और पिता की सांसों की थकान। अब वो इन सबको शब्दों की तरह पढ़ने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि कुछ कहानियां सिर्फ शब्दों से नहीं, इशारों से सुनाई जाती है। और उसके पिता की कहानी उन्हीं इशारों में लिखी गई थी। एक शाम जब वो किताब पढ़ रही थी, उसने देखा उसके पिता एक पुराना एल्बम टटोल रहे थे। ज़ारा चुपचाप पास बैठ गई। उन्होंने एक तस्वीर उसे दी, 4 जवान लड़के आर्मी यूनिफॉर्म में, हंसते हुए। ज़ारा की नजरें एक चेहरे पर रुक गईं। ये कौन है, पापा? थोड़ी देर खामोशी रही। फिर उन्होंने कहा, ये अमित था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हमने साथ में ट्रेनिंग की, साथ में फील्ड में गए, लेकिन वापस सिर्फ मैं आया। उस एक लाइन में जितना दर्द था, ज़ारा उसे बयां नहीं कर सकती। उस दिन पहली बार उसके पिता की आंखें भर आईं। वो जोर से नहीं रोए, बस उनके होंठ कांपे और नजरें नीचे झुक गईं। ज़ारा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ पकड़ लिया। उसने समझा, हीलिंग सिर्फ जवाब मांगने से नहीं आती, कई बार सिर्फ साथ बैठने से आती है। उस रात उन्होंने एक लंबी बातचीत नहीं की, लेकिन जो साइलेंस थी वो पहली बार भारी नहीं लगी। वो एक शेयर्ड साइलेंस थी जो 2 दिलों के बीच पुल बन गई। ज़ारा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ट्रॉमा को सॉल्व नहीं किया जाता, उसे जेंटली होल्ड किया जाता है, बिना डरे, बिना टाले, बस प्यार से। और यही इस कहानी की चौथी लर्निंग है। कभी कभी हीलिंग का पहला कदम होता है सवाल नहीं पूछना, बस वहां होना जहां दर्द है। जब अंदर के सवाल बाहर की दुनिया में गूंजने लगे, उस शाम के बाद ज़ारा कुछ बदल गई थी। अब वो अपने पिता से डरती नहीं थी, बल्कि उनके साथ मौन में बैठना एक आदत बन गई थी। लेकिन जैसा हर हीलिंग में होता है, जैसे ही बाहर थोड़ी रोशनी आने लगती है, अंदर की गहराई और साफ दिखाई देने लगती है। अब उसके सवाल बदल गए थे। पापा क्या सोचते हैं से मैं कौन हूँ तक। क्योंकि जब आप किसी ऐसे घर में बड़े होते हो जहाँ ट्रॉमा दीवारों से रिश्ता है, तो आप कभी ठीक से ये जान ही नहीं पाते कि आप कौन हैं और कौन बनना चाहते हैं। ज़ारा की जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी थी। एक तरफ किताबें, क्लासरूम, दोस्त और वह दुनिया जहाँ वो नॉर्मल बन सकती थी। दूसरी तरफ घर, जहाँ साइलेंस नॉर्मल था। वो दोनों के बीच झूलती रही। कई बार उसे लगता कि वो दोहरी जिंदगी जी रही है, एक लड़की जो बाहर से ठीक लगती है और एक बच्ची जो अंदर से हमेशा डरी रहती है। उसने अपने प्रोफेसर से एक दिन पूछा, क्या हम अपने माता पिता की कहानियों से अलग कहानी लिख सकते हैं? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, जरूर, लेकिन पहले तुम्हें वो कहानियां पूरी पढ़नी होंगी जिनसे तुम भाग रही हो। वो लाइन ज़ारा के दिल में गूंजती रही। वो समझ गई कि उसका डर सिर्फ उसके पिता की खामोशी नहीं है, बल्कि अपनी पहचान खो देने का डर है। क्योंकि जब आप किसी के दर्द को अपना समझ लेते हो, तो कई बार अपनी आवाज खो बैठते हो। ज़ारा अब खुद से सवाल पूछ रही थी, क्या एम्पैथी का मतलब है खुद को मिटा देना? या क्या 2 लोग, एक टूटा हुआ और एक समझदार, साथ चल सकते हैं बिना एक दूसरे को खोए? वो जवाब खोज रही थी। अब डायरी में सिर्फ दर्द नहीं, सवाल भी लिखे जा रहे थे, और उन सवालों में वो ज़ारा धीरे धीरे जन्म ले रही थी, जो शायद पहली बार खुद के लिए जीना सीख रही थी। और यही इस कहानी की 5वीं लर्निंग है। जब हम दूसरों का दर्द समझने लगते हैं,
तो हमें खुद से ज्यादा ईमानदार होना पड़ता है, क्योंकि सबसे कठिन सवाल वो होते हैं जो हम अपने आप से पूछते हैं, और जवाब भी खुद ही देना होता है। जब ज़ारा ने खुद से पहली बार सच में बात की, ज़ारा अब जिंदगी को दो हिस्सों में नहीं देखती थी, बल्कि उसने एक नया दरवाज़ा खोलना शुरू किया था। वो दरवाज़ा जो भीतर की दुनिया की ओर खुलता था। कॉलेज के एक लेक्चर के बाद, जब प्रोफेसर ने कहा, राइट अ लेटर टू योर यंगर सेल्फ, ज़ारा ने पहली बार अपनी रूह की गहराई में उतरकर कलम उठाई। उसने लिखा, प्रिय ज़ारा, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे डर को कभी मान्यता नहीं दी। माफ़ करना कि जब तुम रोना चाहती थी, मैं मुस्कराने का नाटक करती रही। और माफ़ करना कि मैंने तुम्हें मजबूत साबित करने की इतनी कोशिश की कि तुम सच बोल ही नहीं पाई। वो लिखती रही। हर पन्ना एक बोझ जैसा हल्का करता चला गया। उसने महसूस किया कि इतने सालों से वो सबकी कहानी सुनती रही, लेकिन कभी खुद से ये नहीं पूछा, ज़ारा, तुम कैसी हो? वो सवाल अब पहली बार गूंजा, शांत लेकिन गहरा। उसने महसूस किया कि एम्पैथी देना आसान है, लेकिन खुद से ईमानदार होना सबसे कठिन होता है, क्योंकि तब आपको अपनी कमजोरी माननी पड़ती है। आपको स्वीकारना पड़ता है कि आप थक चुके हैं, कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, और सबसे ज्यादा आपको ये मानना पड़ता है कि आपको भी हीलिंग चाहिए। ज़ारा ने अब एक नई आदत शुरू की। हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर खुद से एक सवाल पूछना, आज तुमने खुद के लिए क्या किया? ये सवाल ज्यादा नहीं मांगता था, सिर्फ एक छोटा सा काम, जो सिर्फ ज़ारा के लिए हो। कभी वो संगीत सुनती, कभी पुराने खत पढ़ती, कभी अपने बालों में माँ का पुराना क्लिप लगा लेती। छोटे छोटे रिचुअल्स, जो बताने लगे कि हीलिंग किसी थेरेपी रूम में ही नहीं होती। कभी कभी वो खुद के साथ बैठकर अपने अंदर की आवाज़ को सुनने से भी आती है। और यहीं से आती है इस कहानी की छठी लर्निंग। हीलिंग कोई लाउड प्रोसेस नहीं है। ये उन छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, जो हम खुद के लिए चुपचाप करते हैं, क्योंकि सबसे सच्ची बातचीत इंसान खुद से करता है, जब वो सबसे शांत होता है। जब दूसरों को समझाते समझाते खुद से दूरी बढ़ गई। ज़ारा अब एक अच्छी श्रोता बन चुकी थी। कॉलेज में, दोस्तों के बीच, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी लोग उससे अपने दर्द की बातें करने लगे थे। वो सबकी कहानियों को बहुत ध्यान से सुनती, गहराई से समझती, और कभी कभी ऐसे जवाब देती जो किसी थेरेपिस्ट से कम नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी थकान उस पर हावी होने लगी। कभी कभी उसे लगता था, मैं सबके लिए वहां हूं, लेकिन मेरे लिए कौन है? उसके भीतर एक खालीपन था, जो औरों की कहानियां सुनते सुनते और गहराता जा रहा था। एक दिन उसकी क्लासमेट ने कहा, तुम तो इतनी समझदार हो, ज़ारा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती होगी ना? ज़ारा मुस्कुराई, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया, क्योंकि एम्पैथी के इस सफ़र में वो खुद एक रोल बन गई थी। समझदार, शांत, सबकी सहेली, लेकिन खुद की सबसे अनजान। वो सोचती थी, क्या मैं वाकई दूसरों की मदद कर रही हूँ, या खुद से भाग रही हूँ? एक शाम उसने खुद को आईने में देखा, और पहली बार उस चेहरे में थकावट से ज्यादा एक सवाल था, मैं कौन हूँ जब मैं किसी और के लिए नहीं होती? वो जानती थी, दर्द को समझना एक कला है, लेकिन दर्द को सहना, वो एक तपस्या है। उसने देखा कि जिस एम्पैथी को वो अपनी ताकत समझती थी, वो कहीं ना कहीं उसकी पहचान बन चुकी थी, और उसी पहचान ने ज़ारा को खुद से दूर कर दिया था। अब उसे एहसास हुआ, अगर आप हर बार दूसरों को बचाने निकल पड़ेंगे, तो एक दिन आप खुद को खो बैठेंगे। उसने एक दिन डायरी में लिखा, अब मैं सिर्फ सुनना नहीं चाहती, अब मैं खुद को भी सुनना चाहती हूँ। क्योंकि जो इंसान सिर्फ औरों की हीलिंग करता है, उसे भी किसी कोने में रोने की इजाज़त होनी चाहिए। और यही इस कहानी की 7वीं लर्निंग है। एम्पैथी तब तक सुंदर है, जब तक वो सेल्फ इरेजर ना बन जाए, क्योंकि खुद को खोकर किसी को बचा लेना कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान होता है।
जब उसने खुद को दुखी होने की अनुमति दी। ज़ारा की जिंदगी में हर किसी ने उसे एक ही रूप में देखा था, संवेदनशील, मजबूत, सबकी समझ रखने वाली। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कब टूटी थी, या तुमने आखिरी बार किसके सामने रोने की हिम्मत की। उस दिन कुछ अलग हुआ। कॉलेज में एक वर्कशॉप थी। टॉपिक था इमोशनल बाउंड्रीज एंड सेल्फ कंपैशन। वो बस बैठी सुन रही थी, जब एक वाक्य ने उसे भीतर तक हिला दिया। यू आर अलाउड टू बी द वन हु हर्ट्स टू। तुम्हें भी दर्द महसूस करने की इजाजत है। ज़ारा की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, क्योंकि इतने सालों में पहली बार किसी ने ये कहा था कि सिर्फ समझदार होना काफी नहीं होता, कभी कभी हमें कमजोर दिखने की भी छूट चाहिए होती है। उस दिन के बाद उसने खुद से एक वादा किया, वो खुद को अब इंसान की तरह देखेगी, आदर्श की तरह नहीं। वो अब हर बार दूसरों के लिए स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं करेगी। कभी कभी वो भी टूटी हुई दिखेगी, कभी अकेली, कभी डरती हुई, और सबसे ज्यादा कभी कभी रोती हुई। उसने अब अपने कमरे में एक परमिशन वॉल बनाई थी, जहां वो स्टिकी नोट्स लगाती थी। आज उदास होना अलाउड है, आज कुछ नहीं करना भी ठीक है, तुम्हें हमेशा जवाब नहीं पता होना चाहिए, तुम्हें भी गले लगने की जरूरत है। इन छोटे छोटे अफर्मेशंस ने उसे याद दिलाया कि हीलिंग का मतलब हमेशा मुस्कुराना नहीं होता, कभी कभी टूटकर बैठ जाना भी जरूरी होता है। ज़ारा ने अब खुद को हर दिन ये याद दिलाना शुरू किया, मुझे भी दुख होता है, और ये शर्म की बात नहीं है। उसके अंदर की वो लड़की, जो सालों से चुप थी, अब थोड़ी थोड़ी बोलने लगी थी। और यही इस कहानी की 8वीं लर्निंग है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस ये होता है, खुद को कमजोर दिखने देना, क्योंकि हर स्ट्रांग इंसान के भीतर एक टूटा हुआ हिस्सा होता है, जो सिर्फ इजाजत मांग रहा होता है दुख मनाने की। जब उसने खुद को फिर से रचना शुरू किया, ज़ारा अब सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी से भाग नहीं रही थी, बल्कि वो उसमें से कुछ सच चुनकर एक नई कहानी बुनने की कोशिश कर रही थी। एक दिन उसने अपने रूम में बैठकर एक पेंटिंग बनाई। कैनवस पर कोई साफ आकृति नहीं थी, बस रंग थे, बिखरे हुए, धुंधले, कुछ रोशन, कुछ भारी। वो पेंटिंग देखने में परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसमें सच था। उसने नीचे एक लाइन लिखी, आई एम नॉट हियर टू बी परफेक्ट, आई एम हियर टू बी रियल। मैं यहाँ परफेक्ट बनने नहीं, सच्ची बनने आई हूँ। जिंदगी में पहली बार ज़ारा ने महसूस किया कि उसकी कहानी का अंत उसके पिता की चुप्पी या माँ की गैर मौजूदगी से नहीं लिखा जाएगा। वो कहानी अभी भी चल रही है, और अब उसकी कलम ज़ारा के हाथ में है। उसने एक लोकल मेंटल हेल्थ ग्रुप ज्वाइन किया, जहां वो दूसरी लड़कियों के साथ अपने अनुभव बांटती थी। उसने देखा कि हर किसी के पास एक अधूरी कहानी थी, और सबसे सुंदर बात ये थी कि उन अधूरी कहानियों में भी कनेक्शन, प्यार और हीलिंग की संभावनाएं थीं। अब वो दूसरों को सुनते हुए खुद से नहीं भागती थी, बल्कि हर इंटरैक्शन के बाद वो खुद से थोड़ी और जुड़ जाती थी। उसे अब एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी आज़ादी है अपनी सच्चाई को अपनाना, बिना माफी मांगे। अब उसे किसी को ये साबित नहीं करना था कि वो स्ट्रांग है, अब उसे सिर्फ ये याद रखना था कि वो सच्ची है। उसकी डायरी का आखिरी पन्ना अब खाली नहीं था। उसने लिखा, अब मैं अपनी कहानी लिख रही हूँ, उस स्याही से जो आंसुओं से बनी थी, और उन शब्दों से जो अब मेरी आवाज है। और यही इस कहानी की नौवीं लर्निंग है। हम अपनी विरासत के कैदी नहीं हैं, हम अपने अनुभवों के कलाकार बन सकते हैं, अगर हम खुद को फिर से रचना सीख जाए। क्योंकि हीलिंग का मतलब है टूटे हुए टुकड़ों को उसी रूप में अपनाना, और फिर उनसे कुछ सुंदर बना देना। जब उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, एक दिन ज़ारा को अपने कॉलेज से एक मेल आया। उसे स्टूडेंट स्पीकर के रूप में वार्षिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। विषय था, व्हाट डज इट मीन टू बी लकी। ज़ारा मेल पढ़कर देर तक चुप रही, फिर वो मुस्कुराई, एक धीमी, सच्ची मुस्कान। वो जानती थी, ये सिर्फ एक भाषण नहीं था,
ये उसका उत्तर था, उस गिल्ट का, जो सालों से उसकी छाया बन गया था। स्टेज पर पहुंचकर उसने भीड़ की तरफ देखा और कहा, मैं लकी हूं, क्योंकि मैं आज जिंदा हूं। लेकिन मैं लकी इसलिए नहीं कि मैंने कुछ नहीं खोया, बल्कि इसलिए कि मैंने अपने दर्द को महसूस करने की इजाजत दी। मैं लकी इसलिए नहीं कि मेरी कहानी आसान थी, बल्कि इसलिए कि मैंने उस मुश्किल कहानी से कुछ सीखा। और आज मैं लकी हूं कि मैं अपनी आवाज हूं। हॉल में सन्नाटा था, वो वाला सन्नाटा जो गूंजता है। उसकी कहानी अब सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, वो हर उस इंसान की कहानी बन गई थी, जो किसी की चुप्पी में बड़ा हुआ है, जो गिल्ट के नीचे दबकर मुस्कराया है, जो बिना लड़े भी हर दिन एक युद्ध में जीता है। ज़ारा अब उस साइलेंस की भाषा सीख चुकी थी, जिसने उसे सालों तक बांध कर रखा था, और अब उसी भाषा में वो दूसरों को आज़ाद कर रही थी। उसने अब थेरेपी को एक करियर के रूप में चुन लिया था। वो सिर्फ अपने पिता की बेटी नहीं रही, वो अब उन सभी लोगों की आवाज बन गई थी, जिन्हें कभी अपनी कहानी कहने का मौका नहीं मिला। और अंत में उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी, अब मैं लकी महसूस करती हूँ, क्योंकि मैंने चुप्पी से संवाद बनाना सीख लिया है। और जब आप चुप्पियों को सुनना सीख जाते हैं, तब आप सिर्फ खुद नहीं बदलते, दुनिया भी थोड़ी बदल जाती है। और यही इस कहानी की 10वीं और अंतिम लर्निंग है। ट्रॉमा से गुजरना एक युद्ध है, लेकिन उससे आवाज बन जाना, वो शांति है जो असल में बदलाव लाती है। कभी कभी हम लकी इसलिए होते हैं, क्योंकि हम दूसरों की हीलिंग का हिस्सा बन पाते हैं, उन कहानियों से जो कभी सुनी ही नहीं गई थीं। जब गिल्ट कम होती है, तब ग्रेटिट्यूड की जगह बनती है। कभी कभी जिंदगी में हम इतने भाग्यशाली होते हैं कि हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो कई लोग सिर्फ प्रार्थना में मांगते हैं। पर सच कहूं तो ये सुख कभी कभी एक बोझ बन जाता है, एक अजीब सा अपराध बोध, कि हम जिंदा हैं जब और लोग नहीं बचे, कि हमारे पास घर है जब और लोग सड़क पर है, कि हमारे पास परिवार है जब कोई अकेला है। लेकिन द लकी वंस हमें सिखाती है, गिल्ट से नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड से जियो। अपने हर दिन को एक तोहफा समझो, हर सांस को एक अवसर की तरह देखो, और अगर आप सच में शुक्रगुजार हो तो उस आभार को एक्शन में बदल दो। किसी की मदद करो, किसी की बात सुन लो, किसी के लिए रोशनी बन जाओ। क्योंकि जब हम अपने लकी होने का मतलब समझ जाते हैं, तब हम सिर्फ जिंदा नहीं रहते, हम किसी और की जिंदगी बचा लेते हैं। आपसे एक छोटी सी बात, अगर आपको ये वीडियो सुनकर कुछ भी महसूस हुआ हो, तो कमेंट जरूर कीजिए। मैं हर कमेंट खुद पढ़ती हूँ, और कई बार आपकी एक लाइन भी बहुत कुछ सिखा देती है। और हाँ, अगर आप भी कभी गिल्ट के उस अंधेरे में रहे हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आप द लकी वंस में से हैं, और आप इस दुनिया के लिए जरूरी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक अपने दिल की सुनिए और किसी के लिए उम्मीद बनिए।